अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा रेस्पो है। रेस्पो में जो पहला केस है वो है क्या, ब्रोंकिक्टिसिस। ठीक है, ब्रोंकिक्टिसिस क्या होती है, इट इज़ बेसिकली अ परमानेंट डायलेशन ऑफ द एयरवेज सेकेंडरी टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो ब्रोंकिक्टिसिस करवाते हैं वो कौन कौन से, एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है मोस्ट कॉमन। ठीक है, अनदर हाइल्ड क्वेश्चन ये कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज़ अ मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो ब्रोंकिक्टिसिस करवाते हैं। सोडोमोनास एरोजिनोजा, क्लैप्सिला और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, कहीं पे भी स्टेफाइलोकोकस ओरियस नहीं है तो ये गलती मत करना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, सूडोमोनास एरोजिनोजा है, क्लैप्सिला, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। मेन फीचर्स क्या होते हैं ब्रोंकिक्टिसिस के, क्रॉनिक परसिस्टेंट कफ चलेगा, अक्यूपियस एक्सेसिव स्प्यूटम होता है इसमें, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं और अदर्स में वेट लॉस, क्लबिंग, डलनेस और क्रैकल्स मिल सकते हैं। तो सस्पेक्ट ब्रोंकिक्टिसिस, तो बेसिकली इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम साइज ब्रोंकाई, इट इज़ कॉल्ड ब्रोंकिक्टिसिस। और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से होता है और इसमें क्रॉनिक परसिस्टेंट कफ, कूपियस एक्सेसिव स्प्यूटम, फुल स्मेलिंग स्प्यूटम होते हैं, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और वेट लॉस, क्लबिंग, डलनेस और क्रैकल्स। ठीक है, अदर फीचर्स में आपको जो है वो क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो सकता है कि चेस्ट एक्सरे पर ट्रैम लाइन, सिस्ट या रिंग ओपेसिटीज़ मिल रही हैं। और वैसे चेस्ट एक्सरे हमारे पास ऑफनली नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रॉनिक केस में क्या हो सकता है कि ट्रैम लाइन, सिस्ट या रिंग ओपेसिटीज़ मिल सकती हैं। क्लबिंग, ड्रम स्टिक शेप फिंगर्स। ठीक है, नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, नॉट स्पेसिफिक। नोट डेट चेस्ट एक्सरे हमें नॉर्मल भी मिल सकता है ब्रोंकिक्टिसिस में। और क्रॉनिक कफ में कॉज हेमोप्टाइसिस। ठीक है, टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकिक्टिसिस हमें क्या करना होता है, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन HRCT, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, जब हम HRCT करवाते हैं तो हमें क्या नज़र आती है, ब्रोंकियल डायलिटेशन नज़र आती है, वॉल थिकनिंग विद ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नज़र आती है। उसके बाद व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकिक्टिसिस, क्रॉनिक डेली कफ, कफिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ थिक म्यूकस एवरी डे, कफिंग अप ब्लड 1/3 ऑफ द पेशेंट, मतलब कफ विथ हेमोप्टाइसिस, वेट लॉस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, फटीग, क्रैकल्स, रोंकाई, wheezing and inspiratory squeaks may be heard upon auscultation. General finding may include digital clubbing, cyanosis, plethora, wasting and weight loss. Chest X-ray पर tramline cyst या ring opacities और may be normal. प्रकशन कैसी मिलेगी, डलनेस। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं ब्रोंकिक्टिसिस के वो क्रॉनिक डेली कफ और कफिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ थिक म्यूकस एवरी डे, वेट लॉस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, और ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग्स, जनरल फाइंडिंग चेस्ट एक्सरे पर अगर ट्रैम लाइन सिस्ट आपको दे दे तो आपने ब्रोंकिक्टिसिस पिक करना है। बाकी यहाँ पर भी साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ऑनसेट ऑफ सिम्टम ग्रेजुअल होता है, कफ होता है, फीवर विद शिवरिंग, नाइट स्वेट्स, कफ इज़ प्रोडक्टिव विथ फुल स्पेलिंग, प्रोलेंट स्प्यूटम 70% केसेस में, और लेस फ्रिक्वेंटली कफ विथ हेमोप्टाइसिस। ठीक है, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लेथार्जी एंड अदर फीचर्स ऑफ क्रॉनिक इलनेस। पेशेंट जो है वेट लॉस के साथ आता है, फिंगर क्लबिंग भी मिल सकती है। डेंटल डिके इज़ कॉमन स्पेशली इन अल्कोहलिक्स एंड चिल्ड्रन। और ऑन एग्जामिनेशन चेस्ट पर हमें कंसोलिडेशन की फाइंडिंग मिलेगी सच एज लोकलाइज डलनेस ऑन परकशन या ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड मिल सकता है। मैनेजमेंट किस तरह करता है हम ब्रोंकिक्टिसिस की कि आपके पास फिज़िकल ट्रेनिंग, इंस्पायरेटरी मसल ट्रेनिंग होती है, इसका गुड एविडेंस है फॉर पेशेंट विथ नॉन सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रोंकिक्टिसिस। पोस्चरल ड्रेनेज, ठीक है, एंटीबायोटिक फॉर एक्सरबेशन प्लस लॉन्ग टर्म रोटेटिंग एंटीबायोटिक इन सीवियर केसेस, ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं सेलेक्टेड केसेस में, नॉट ऑल केसेस। ठीक है, इम्यूनाइजेशन और सर्जरी इन सेलेक्टेड केसेस जिसमें लोकलाइज लीजन वगैरह हो। क्राइटेरिया फीचर्स फॉर लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा यानी एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ एस्थमा में क्या होता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस विद ड्रॉजीनेस, साइलेंट चेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एब्सेंट चेस्ट साउंड, पुअर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, एग्जॉस्शन, साइनोसिस, अरिथमिया, हाइपोटेंशन, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट लेस देन 33% प्रिडिक्टेड और बेस्ट।
ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 92%, ठीक है। पार्शियल ऑक्सीजन लेस देन 8 kPa और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉर्मल 4.6 से 6 kPa। पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको नॉर्मल मिल रहा है इट मीन्स के चेस्ट जो है ना वो साइलेंट हो चुका है, ठीक है। और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस विद ड्रॉजीनेस, साइलेंट चेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइनोसिस, अरीथमिया, हाइपोटेंशन और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। एग्जाम्पल क्या है कि 3-year-old बॉय विद एस्थमा प्रेजेंट टू द A&D विद एक्यूट अटैक ऑफ वीज हो रहा है, ही इज़ ड्रॉजी एंड हैज़ कोल्ड पेरिफेरी, हार्ट रेट उसका 180 बीट्स पर मिनट है और हैज़ इंटरकोस्टल रिलैक्सेशन एंड वाइड स्प्रेड वीट। व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर दैट शोज इम्पेंडिंग रिस्पायरेटरी फेलियर। इम्पेंडिंग रिस्पायरेटरी फेलियर का मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या होता है? ड्रॉजीनेस होता है, ठीक है। मतलब ये जो सारे फीचर्स आपको दिए हुए हैं इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जिसकी वजह से उसका रिस्पायरेटरी फेलियर इम्पेंड हो सकता है, वो क्या है? ड्रॉजीनेस। उसके बाद 3-year-old बॉय विद एस्थमा प्रेजेंट टू द A&D विद एक्यूट अटैक ऑफ वीज, साइनोटिक है, रिस्पायरेटरी रेट 45 है, हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट है और इंटरकोस्टल रिजेक्शन एंड वाइड स्प्रेड वीज है। व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स दैट शो सिग्निफिकेंट इम्पेंडिंग रिस्पायरेटरी फेलियर? इसमें क्या होगा? साइनोसिस। साइनोसिस हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में क्या हो रहा है? राइज अप हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल और हाई पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमें ये बताता है के जो रिस्पायरेटरी मसल्स हैं वो फटीग हो चुकी हैं उनकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अ पेशेंट रिसेंटली डायग्नोज ऑफ एस्थमा विच हैज़ बीन वेल कंट्रोल्ड नाउ प्रेजेंट विद इंक्रीजिंग रिस्पायरेटरी रेट, टेम्परेचर उसका 36.7 और ऑस्कल्टेशन पे एब्सेंट ब्रेथ साउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा? तो इट इज़ एब्सेंट ब्रेथ साउंड। एब्सेंट ब्रेथ साउंड अभी हम लोगों ने क्राइटेरिया पढ़ा है कि एब्सेंट ब्रेथ साउंड हमें क्या बताता है? लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा के बारे में बताता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अगर हिस्ट्री ऑफ बीइंग वर्कर, एग्जाम्पल कोई बिल्डर है, कोई शिपयार्ड वर्कर है, एक्सपोज हुआ है एस्बेस्टोस से, उसको क्या फाइंडिंग आएगी? फाइंडिंग आ रही है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, वेट लॉस, क्लबिंग, रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन। रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है। सस्पेक्ट मेसोथेलियोमा, क्योंकि एस्बेस्टोस मेसोथेलियोमा करवा सकता है। और ये पूछा जाता है एस्बेस्टोस कौन सा कैंसर करवाता है? तो इट इज़ मेसोथेलियोमा विच इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मेसोथेलियल सेल्स, या फिर ब्रोंकियल कार्सिनोमा करवा सकता है। टू कंफर्म द डायग्नोसिस हमें प्लूरल बायोप्सी करनी है, नॉट साइटोलॉजी। मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन ड्यू टू मेसोथेलियोमा में रिक्वायर लॉन्ग टर्म इंडवेलिंग प्लूरल ड्रेन करना होगा हमें, ठीक है। और मेसोथेलियोमा कौन से लोगों में देखा जाता है? जो एस्बेस्टोस से जिनका एक्सपोजर होता है। फिर अब नेक्स्ट केस है ब्लू कॉलर वर्कर, जिसमें फायर फाइटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बिल्डर्स आ जाते हैं, पावर प्लांट वर्कर, शिप यार्ड वर्कर एंड अदर्स इन ब्लू कॉलर ऑक्यूपेशन, जैसे वेटरन्स है, प्राइमरी मिलिट्री पर्सनल हु सर्व्ड इन द US नेवी बट आल्सो हु सर्व्ड इन द आर्मी, मरीन कॉर्प्स, एयरफोर्स वगैरह में आपको इस तरह से दे दे signet ring sign and finger in glove sign. So it is considered in an industrial disease leading to unnatural death. Death of mesothelioma should be reported and consulted with a coroner. A compensation is often ये हमारे लेवल के लिए नहीं है, ठीक है, ये फाइनल ईयर के लेवल पे नहीं है, ये बस एक क्राइटेरिया बताया हुआ है कि आपके पास जो एस्बेस्टोस है वो बिल्डर या शिप यार्ड वर्कर आपको हिस्ट्री में दे दे, ठीक है। और ब्लू कॉलर वर्कर का मतलब वो हैं जो फायर फाइटर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो आर्मी वगैरह के जो लोग होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 57-year-old मैन इज़ एडमिटेड टू द ICU आफ्टर हैविंग MI. नाउ ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मेसोथेलियोमा. अ फ्यू डेज लेटर ही हैड कार्डियक अरेस्ट एंड डाई. पिक द करेक्ट आंसर. क्यों होगा? तो देन हम इसमें क्या करेंगे, आपको पता है मेसोथेलियोमा उसको हुआ है तो ये क्रोनर को आप इन्फॉर्म करोगे बिफोर इशूइंग अ डेथ सर्टिफिकेट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 60-year-old रिटायर्ड बिल्डर हैज़ बीन हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन फॉर द पास्ट 6 months. वो स्मोकर भी है. चेस्ट एक्सरे पर मीडियस्टिनल लिम्फेडिनोपैथी विथ राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन. CT स्कैन शोज इरेगुलर प्लूरल थिकनिंग. अब देखो यहाँ से पिक करना इसको थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक्सपोजर का आपको कुछ नहीं बताया हुआ, लेकिन हाँ ये चीज़ बता दी है कि रिटायर्ड बिल्डर है, ठीक है. रिटायर्ड बिल्डर है तो द लाइकली डायग्नोसिस विल बी
mesothelioma and the likely cause is asbestos. ठीक है, और if he dies then refer to a coroner. Then the next case is about atelectasis. Atelectasis is common post operative complication जिसमें हमारे पास बेसल एल्वुलर कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी होती है और इट इज़ कॉज व्हेन एयरवेज जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए ब्रोंकियल सिक्रीशन से. तो बेसिकली एटिलेक्टेसिस सिंपल वर्ड में कोलैप्स ऑफ द लंग कहलाता है. फीचर्स क्या होते हैं? इट शुड बी सस्पेक्टेड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्निया हो, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो, टेम्परेचर इंक्रीज मिले या ना मिले, या हाइपोक्सीमिया हो रहा हो विद इन 72 आवर्स पोस्ट ऑपरेटिवली. मैनेजमेंट क्या होती है एटिलेक्टेसिस की? चेस्ट फिजियोथेरेपी. ठीक है, तो एकदम से पोस्ट ऑपरेटिवली अगर पेशेंट डिस्निया, टैकीकार्डिया और हाइपोक्सीमिया विद इन 72 आवर्स प्रेजेंट करता है पोस्ट ऑपरेटिवली, तो इट इज़ मोर लाइकली कि ये एटिलेक्टेसिस है. तो इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ऑपरेटिव का ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है एटिलेक्टेसिस. ठीक है, फिर देन द अदर केस विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट निमोथोरेक्स. निमो मतलब होता है एयर. एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट को टैकीकार्डिया, डिसैचुरेशन होगा, इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर, डिस्टेंडेड नेक वेन्स आपको नज़र आएंगी और परकशन ओवर द अफेक्टेड साइड हाइपोरेजोनेंट होगा. ठीक है, हाइपर रेजोनेंट होगा, डल नहीं होगा निमोथोरेक्स में. ठीक है, और बीपी में हाइपोटेंशन हो मिल सकता है बट इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट. प्लस एयर एंट्री आपके पास नो और डिमिनिश ब्रेथ साउंड, डिक्रीज एयर एंट्री होगी तो उसकी वजह से नो और डिमिनिश ब्रेथ साउंड ऑन द अफेक्टेड साइड. ट्रेकिया मीडियास्टिनम डेविएशन टू द अपोजिट साइड कॉमनली सीन इन निमोथोरेक्स. दिस फीचर इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन निमोथोरेक्स. तो बस आपके पास अगर ये लिख दे एक्यूट रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस मिल रहा है, डिस्टेंडेड वेन्स हैं, नेक वेन्स हैं और जो है वो अफेक्टेड साइड पर हाइपोरेजोनेंट ऑस्कल्टेशन मिल रही है, तो इट्स मीन कि इट इज़ निमोथोरेक्स. और नो डेट डिस्टेंडेड नेक वेन एंड शिफ्टेड ट्रेकिया आर सीन मोर इन टेंशन निमोथोरेक्स देन इन सिंपल निमोथोरेक्स. और टेंशन निमोथोरेक्स में अकर आफ्टर थोरेसिक ट्रॉमा. ठीक है, ट्रॉमा के बाद होता है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टेंशन निमोथोरेक्स इज मैकेनिकल वेंटिलेशन इन पेशेंट जिनका प्लूरल इंजरी हुई हुई है और आपने उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रख दिया. तो वन शुड सस्पेक्ट इफ़ अ पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन सडनली अगर वो डिटोरिएट्स हो रहा है और डेवलप कर जाए लो ऑक्सीजन सैचुरेशन और हाइपोटेंशन, तो यू शुड सस्पेक्ट कि इट इज़ टेंशन निमोथोरेक्स. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ टेंशन निमोथोरेक्स कैसे होता है? हमें चेस्ट एक्सरे का वेट नहीं करना. ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो सीवियरली डिस्ट्रेस है और क्लिनिकली वो डायग्नोसिस हुई हुई है उसकी, हमें क्या करना है? हाई ऑक्सीजन देना. इनिशियली बिगिन विथ नीडल डिकम्प्रेशन. फर्स्ट जो इनिशियल ट्रीटमेंट होती है वो नीडल थोरैकोसेंटेसिस होती है कि इसमें लार्ज बोर कैनुला डाला जाता है इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन ऑन द अफेक्टेड साइड. ठीक है, और उसके अलावा प्रीवियसली ये किया जाता था कि कैनुला 2nd इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन में इंसर्ट किया जाता था ऑन द अफेक्टेड साइड. नाउ द ATLS गाइडलाइन क्या बताता है कि 5th इंटरकोस्टल स्पेस में आपको लार्ज बोर कैनुला इंसर्ट करना है. ठीक है, नॉट इन 2nd. उसके बाद नीडल डिकम्प्रेशन या नीडल थोरैकोसेंटेसिस से क्या होता है कि एयर को एस्पायरेट किया जाता है और पेशेंट उसके बाद लेस डिस्ट्रेस्ड हो जाता है. और उसके बाद नेक्स्ट ये ऑप्शन है कि आपको चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करनी इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर टू द मिड एक्सिलरी लाइन. सो नीडल थोरैकोसेंटेसिस इज द फर्स्ट रैपिड ट्रीटमेंट. देन द मोर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन या चेस्ट ड्रेन. If a patient is stable with good oxygen saturation, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन विल बी चेस्ट एक्सरे. अगर टेंशन निमोथोरेक्स का पेशेंट आपके पास स्टेबल आता है तो आपने क्या करना है? चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करवाना है. डू नॉट कंफ्यूज विथ कार्डिक टेम्पोनेट. कार्डिक टेम्पोनेट में बैकस्ट्राइड होता है. हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड एंड हाई JVP डिस्टेंडेड नेक वेन्स. ठीक है, और चेस्ट एक्सरे पर आपको इनलार्ज ग्लोब्यूलर हार्ट नज़र आता है कार्डिक टेम्पोनाड में. आइदर पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन हो या कार्डिक टेम्पोनाड हो. तो कार्डिक टेम्पोनाड के लिए हम इको करवाते हैं और अर्जेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस की जाती है. याद रखना, थोरैकोसेंटेसिस नहीं की जाती कार्डियो टेम्पोनाड में, पेरिकार्डियोसेंटेसिस की जाती है. एडिशनल इम्पॉर्टेंट नोट क्या है निमोथोरेक्स पे कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स जो है वो कैसे होता है?
कि अगर प्रीवियसली कोई लंग डिजीज़ चल रही हो तो उन पेशेंट में स्पॉन्टेनियस होगा ये निमोथोरेक्स, ठीक है। मोस्टली अफेक्ट टॉल देन यंग मेल्स, ठीक है। टॉल देन यंग मेल्स आपके पास क्वेश्चन में लिख दे विथ नो अपेरेंट रीज़न। Please consider as primary spontaneous pneumothorax in any tall, thin male who present with increasing dyspnea or chest pain. Sometime acute severe asthma may have underlying pneumothorax, ठीक है। फॉर इनिशियल डायग्नोसिस आपने क्या करना है, इरेक्ट चेस्ट एक्सरे करवाना है अगर पेशेंट जो है वो सीवियरली डिस्ट्रेस नहीं है। अदरवाइज़ आपने स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स हो या नीमोथोरेक्स हो, आपने नीडल डिकम्प्रेशन करना होता है। फिर सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स जो है वो कब होता है, ये भी स्पॉन्टेनियसली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अंडरलाइंग लंग डिजीज़ और प्राइमरी स्पॉन्टेनियस विदाउट प्रीवियस लंग डिजीज़। तो यू शुड रिमेंबर कि कोई लंग डिजीज़ नहीं होगी प्राइमरी में, सॉरी जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग कि मैंने ये कह दिया कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स में कोई लंग डिजीज़ नहीं होती, ये याद रखना, ठीक है। बस पेशेंट की हिस्ट्री में आपको टॉल थिन मेल दे सकता है। और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स में कोई अंडरलाइंग लंग डिजीज़ चल रही होगी सेकेंडरीली, ठीक है। सच है एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव COPD चल सकता है, ठीक है। COPD की हिस्ट्री में हो सकता है आपको COPD ना लिखे, हो सकता है केस हिस्ट्री में आपको क्रॉनिक स्मोकिंग लिख दे। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इनिशियल मैनेजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग लंग डिजीज जैसे एस्थमा या COPD है। अगर नीमोथोरेक्स इज लेस देन 2 सेंटीमीटर एयर या लेस देन 50%, आपको एस्पायरेट इंसर्ट कैनुला करना है। और अगर नीमोथोरेक्स लार्ज है, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है, ग्रेटर देन 50% है, आपने चेस्ट ड्रेनेज करना है, ठीक है। फिर ट्रॉमेटिक नीमोथोरेक्स है, पोस्ट कार एक्सीडेंट की हिस्ट्री हो सकती है या आफ्टर रिसीविंग अ स्टैब ऑन द बैक या पोस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इनटू द चेस्ट सच एज CT गाइडेड बायोप्सी टू अ मास इन द चेस्ट, ठीक है। तो यूजुअली टेंशन नीमोथोरेक्स हो जाता है। तो इसमें आपने क्या करना है, लार्ज बोर कैनुला इंसर्ट करना है टू द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लैविकुलर लाइन ऑन द अफेक्टेड साइड, ठीक है। पहले याद अफेक्टेड साइड नीडल डिकम्प्रेशन। sometime a stem would give a case of desaturation patient जैसे हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग और COPD दे दे इंस्टेड ऑफ गिविंग शिफ्टेड ट्रैकिया, ठीक है। इट वुड गिव यू एन अपेरेंट चेस्ट एक्सरे और चेस्ट एक्सरे वगैरह दे दे आपको, ठीक है, जिसमें आपको ट्रेकियल डेविएशन नज़र आई हो। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि मफल्ड हार्ट साउंड है अलॉन्ग विथ हाइपोटेंशन और इंगॉर्ज्ड डिस्टेंडेड नेक वेन यानी बैक स्ट्रायड दे दे, तो आपने याद रखना इट इज़ द केस ऑफ कार्डिक टेम्पोनाड और आपको पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना है, ठीक है। इन द एब्सेंट ऑफ मफल्ड हार्ट साउंड तो आपने कार्डिक टेम्पोनाड चूज़ नहीं करना, मफल्ड हार्ट साउंड हमेशा कार्डिक टेम्पोनाड में मेंशन करेंगे, ठीक है। और नीमोथोरेक्स कब कंसीडर करना है, जब पोस्ट ट्रॉमेटिक यूजुअली टेंशन टाइप इन द प्रेजेंस ऑफ डिक्रीज एयर एंट्री ऑन वन साइड या अफेक्टेड साइड टैकीपीनिया, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन हो, तो ट्रेकिया और नॉट ऑलवेज शिफ्टेड, ठीक है। नॉट ऑलवेज शिफ्टेड में आपको पेशेंट को क्या करना है, अर्जेंट नीडल डिकम्प्रेशन करना होता है। अगर हीमोथोरेक्स होता है तो देयर इज़ नो इंगॉर्ज्ड वेन, ठीक है। बाकी आपके पास निमोनिया के केस है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया अगर माइल्ड है तो एमॉक्सिसिलिन देना है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया अगर मॉडरेट है तो एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन इज़ द फर्स्ट चॉइस। और अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया सीवियर है तो आपको कोअमेक्सिक्लैब यानी एमॉक्सिसिलिन क्लैरिथ्रोमाइसिन, कोअमेक्सिक्लैब इज़ एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लैव्युलिनिक एसिड, ठीक है। एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लैव्युलिनिक एसिड के साथ आपको क्या करना है, क्लैरिथ्रोमाइसिन ऐड करना है। तो कोअमेक्सिक्लैब यू शुड रिमेंबर कि हम एमॉक्सिसिलिन और क्लैव्युलिनिक एसिड को कहते हैं और उसके साथ क्लैरिथ्रोमाइसिन ऐड करना है। तो मोस्ट कॉमनली ऑगमेंटिन होती है सीवियर केस में, ठीक है। नीमोसिस्टिस जीरोवेसी में ट्राइमेक्सोल दिया जाता है, ठीक है, यानी ट्राइमिथोप्रीन प्लस सल्फामिथऑक्साजोल, और जो मार्केट में बैक्ट्रीम के नाम से आती है। व्हाट इफ़ द पेशेंट इज़ सीवियरली एलर्जिक टू पेनिसिलिन एंड इज़ ऑन स्टैटिन, सीवियरली एलर्जिक टू पेनिसिलिन है तो हमें उनमें एमॉक्सिसिलिन या कोअमेक्सिक्लैब हम नहीं दे सकते। फिर उन पेशेंट में हम क्या करते हैं कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट केसेस में सिफेलोस्पोरिन या सेफेरोक्साइम दिया जाता है। सेफेरोक्साइम भी अवॉइड किया जाता है अगर यहाँ पर सीवियर सेंसिटिविटी टू स्प्लीन है। क्लैरिथ्रोमाइसिन भी नहीं दिया जाता
इफ़ द पेशेंट इज़ ऑन स्टैटिन बिकॉज देयर इज़ अ रिस्क ऑफ रेब्डोमाइलोसिस। तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, ठीक है। सीवियरली एलर्जिक टू पेनिसिलिन एंड इज़ ऑन स्टैटिन, तो हम क्या करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, ठीक है। ना सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, ना सेफरोक्साइम दे सकते हैं, ना क्लैरिथ्रोमाइसिन, ना एमोक्सिसिलिन, ना कोएमेक्सिक्लैब, ठीक है। उसके बाद फॉर योर नॉलेज, इन एवरी 10 पेशेंट हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन 1 वुड बी एलर्जिक टू सेफेलोस्पोरिन, ठीक है। देयरफॉर वी वुड अवॉइड सेफेलोस्पोरिन इन द पेशेंट हु इज़ एलर्जिक टू पेनिसिलिन, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। बट वी यूज़ सेफेलोस्पोरिन अगर एलर्जी जो है वो माइल्ड है। फिर देन द अदर केस सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस बेसिकली मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है जिसमें नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं, ठीक है। सार्कोइडोसिस में नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास बनता है और मोर कॉमन है ये यंग अडल्ट में और इन पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। इसमें फीचर्स क्या होंगे, इरिथमा नोडोसम, टेंडर रेड नोड्यूल्स नज़र आएंगे ओवर द शिन्स। Bilateral hilar lymphadenopathy is the most common finding on the chest X-ray. Polyarthralgia, hypercalcemia, fever. Whenever you see two of the following, consider sarcoidosis. अगर आप ये जिसको आपके पास बॉक्स बनाया हुआ है, चाहे इरिथमा नोडोसम लिख दे, पॉलीआर्थ्राल्जिया दे दे या बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी दे दे, इन तीनों में से अगर कोई दो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देता है, यू शुड पिक सार्कोइडोसिस। सिम्टम सिंड्रोम कौन कौन से एसोसिएटेड हो सकते हैं हमारे पास सार्कोइडोसिस के साथ, तो लॉवग्रेन सिंड्रोम हो सकता है विच इज़ एन, और एक हेयरफॉर्ड सिंड्रोम हो सकता है। तो इसका केस हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनल लेयर लेवल। बाकी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन लिख दिया है, क्या 33 ईयर ओल्ड प्रीवियसली हेल्दी फीमेल डेवलप नोड्यूलर रैश ऑन शिन्स, पेन एंड स्वेलिंग ऑन बोथ नीज एंड एंगल्स, माइल्ड फीवर है। तो द लाइकली डायग्नोसिस, क्योंकि नोड्यूलर रैश मेंशन है, ठीक है, और पॉलीआर्थ्राल्जिया मेंशन है, तो आपने क्या करना है, सार्कोइडोसिस चूज़ करना है और बस। और बाकी चेस्ट एक्सरे पर आपके पास क्या होता है, बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी दिख सकती है। बाकी ओरल थ्रश है जिसको हम ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, स्मोकिंग, यूजिंग ओरल और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये हिस्ट्री में दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। थिक वाइट मार्क्स नज़र आते हैं विच कैन बी रब्ड आउट या वाइप आउट कर सकते हैं। कैंडिडियासिस का जो मार्क्स होता है वो वाइप आउट हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है कि स्मोकिंग को स्टॉप करना है, गुड इनहेलर टेक्निक, स्पेसर डिवाइस यूज़ करवानी है, रिंस माउथ विथ वाटर आफ्टर यूज़, ठीक है। और क्योंकि पेशेंट जो है अगर वो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह ले रहा है, ठीक है, तो माउथ आफ्टर यूज़ रिंस करना होगा उसको। और बाकी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, ओरल कैंडिडियासिस में फ्लूकोनाजोल देते हैं, ठीक है। डोज वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इन दोज यूजिंग इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड सच एज एज़मेटिक या COPD पेशेंट टू अवॉइड ओरल थ्रश, हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे रिंस माउथ विद वाटर आफ्टर यूज़ और चेक एडुकेट स्पेसर टेक्निक, ठीक है। इसमें हम जो है ना वो पफ टेक्निक अपनाते हैं, ठीक है, 2 to 3 पफ स्पेसर टेक्निक अपनाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है वो इनहेल्ड साबा दिया जाता है विच इज़ शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट है, ब्लॉकर नहीं दिया जाता कभी भी, ठीक है, एगोनिस्ट है। इनहेल्ड सालब्यूटामोल, ठीक है, सालब्यूटामोल दिया जाता है। अगर एज़मा इससे कंट्रोल नहीं होता तो आपने क्या करना है, स्टेप 2 पे आ जाना है। इनहेल्ड साबा के साथ आपने इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड करवाना। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या आता है, इनहेल्ड बेक्लोमिथासोन आता है। स्टेप 3 में क्या है, इनहेल्ड साबा के साथ, जिस तरह स्टेप बढ़ रहे ना उस तरह ड्रग्स भी बढ़े। इनहेल्ड साबा या इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ आपने LTRA ऐड करवाना है विच इज़ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें इप्राट्रोपियम वगैरह आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद 4th स्टेप अगर फिर भी स्टॉप नहीं होती, ठीक है, तो साबा, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और LTRA के साथ आपने लाभा ज़रूर इंड्यूस करवानी है विच इज़ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जिसमें हमारे पास सेलमेट्रोल आ जाता है। सेलमेट्रोल इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है, और सालब्यूटामोल इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग। उसके बाद
हमारे पास थर्ड स्टेप ऑफ नाइस गाइडलाइन ये है कि अल्ट्रा में हमारे पास मॉन्टी-ल्यूकास्ट वगैरह आते हैं, और BTS के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है कि थर्ड स्टेप में आपने जो है हम LTRA के बजाय क्या ऐड करवा रहे थे, लाबा सैल्मिट्रोल ऐड करवा रहे थे। ठीक है, तो अभी जो है वो नाइस गाइडलाइन ही फॉलो की जाती है। तो आपने LTRA भी आप चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, और आप लाबा भी चूज़ कर सकते हो अगर आपके पास इनहेल साबा और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट ऑलरेडी यूज़ कर रहा है और उसके साथ कोई एक ड्रग यूज़ करवानी है। ठीक है, और स्टेप 5 क्या होता है कि साबा, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लाबा और LTRA के साथ आपने क्या करना होता है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट ले रहा है उसकी डोज को इंक्रीज़ कर देनी है। ठीक है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या आता है, बेक्लोमिथासोन आता है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दैट इज़ ओरल फेरिंजियल कैंडिडियासिस, सोर थ्रोट, ड्राई माउथ एंड थ्रॉट। ठीक है, सोर थ्रोट, ड्राई माउथ एंड थ्रॉट, दिस इज़ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। लॉन्ग टर्म एस्थमा मैनेजमेंट हमारे पास क्या होती है, साबा, स्टिल साबा प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देन थर्ड स्टेप में साबा प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ आपने LTRA, एंड द फोर्थ वन साबा प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ आप लाबा ऐड, LTRA के साथ लाबा ऐड कर दो। ठीक है, अगर नाइस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूछेगा तो LTRA, और अगर BTS गाइडलाइन के हिसाब से पूछेगा तो आपने लाबा ऐड करवाना है। ठीक है, साबा जो है वो हम मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी दोनों के लिए दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मार्ट। ठीक है, मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी। लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस माइनस LTRA आप ऐड कर सकते हो, और साबा 5th स्टेप है। ठीक है, 5th स्टेप की मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, साबा प्लस लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस LTRA। और 6th स्टेप क्या है कि साबा प्लस मॉडरेट डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड और LTRA। ठीक है, 5th स्टेप में लो डोज कर दो और 6th स्टेप में मॉडरेट कर दो। ठीक है, उसके बाद 7th स्टेप क्या है कि साबा प्लस LTRA, वन ऑफ द फॉलोइंग में आपने 7th स्टेप में क्या करना है कि फ़र्दर इंक्रीज़ करना है डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या आप कोई न्यू ड्रग की ट्रायल दे सकते हो जिसमें थियोफाइलिन आ सकता है, या आप प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हो। तो साबा प्लस ICS प्लस लाबा प्लस इंक्रीज डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दिस इज 7th स्टेप। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेप और 4th स्टेप करना बहुत आसान है। 5th स्टेप में याद रखना लो डोज करवानी है, और 6th स्टेप में मॉडरेट डोज करवानी है, और 7th स्टेप में साबा प्लस LTRA के साथ आपने लाबा के साथ इंक्रीज डोज करवा देनी है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। ठीक है, साबा में शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट आता है, जिसमें इनहेल्ड साल्ब्यूटामोल होता है। ठीक है, बीटा-2 एगोनिस्ट है, नॉट बीटा-1। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में इनहेल्ड बेक्लोमिथासोन आता है, और LTRA में मॉन्टी-ल्यूकास्ट आता है। लाबा में लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट, जिसमें इनहेल्ड सैल्मेट्रोल आ जाता है। ठीक है, इन एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा में क्या करना होता है, साबा प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो, या थर्ड साबा प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ आइदर आप LTRA दे सकते हो विच इज़ प्रीफर्ड, या फिर आप लाबा दे सकते हो, या आप बस इतनी बात याद रखो। ठीक है, और एस्थमा क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, और इसमें कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट लाइन। और सिम्टम्स जो है वो वेरिएबल होते हैं और रिकरिंग सिम्टम्स होते हैं। रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म रिवर्सिबल कंडीशन है, तो पैरोक्सिस्मल एंड रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे इज़ एस्थमा। रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या होता है कि पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपी हो सकती है। एंटीनेटल फैक्टर में मटरनल स्मोकिंग, वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली RSV वायरस। ठीक है, लो बर्थ वेट हो, नॉट बीइंग ब्रेस्ट फीड हो, maternal smoking around during pregnancy या around the child, exposure to high concentration of allergens such as house dust, mite, air pollution, socio-economic deprivation. ठीक है, focusing on atopy, patient with asthma also suffer from other IgE mediated
एटोपिक डिसऑर्डर सच एज एटोपिक डर्माटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जिक राइनाइटिस के साथ, ठीक है। और अ नंबर ऑफ पेशेंट विद एस्थमा आर सेंसिटिव टू एस्प्रिन, ठीक है। पेशेंट हु आर मोर सेंसिटिव टू एस्प्रिन ऑफन सफ़र फ्रॉम नेज़ल पॉलिप्स, ठीक है, नेज़ल पॉलिप्स भी दिया हुआ होगा। ड्रग्स डेट एग्रीवेट एस्थमा, इसमें बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, एस्प्रिन आते हैं, एनसेड आते हैं। सिम्टम्स एंड साइन ऑफ एस्थमा में क्या हो सकता है, याद रखना कौन कौन सी ड्रग्स एग्रीवेट कर सकती है एस्थमा को, तो बैन, बीटा ब्लॉकर, एस्प्रिन एंड एनसेड। सिम्टम एंड साइन ऑफ एस्थमा में क्या होता है, कफ विच इज़ ऑफन वर्स एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, डिस्निया, वीज, चेस्ट टाइटनेस। साइंस में एक्सपायरेटरी वीज ऑन ऑस्कल्टेशन और रिड्यूस पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। थिंक ऑफ एस्थमा इफ़ द सिम्टम्स जो हैं वो हमारे पास वर्स हो रहे हो नाइट पर या अर्ली मॉर्निंग। आल्सो थिंक ऑफ एस्थमा अगर क्वेश्चन में एक्सपोजर टू सम ट्रिगर्स दे दे, पॉलन, पेट्स, ठीक है, कोल्ड एयर, परफ्यूम्स या आफ्टर टेकिंग बीटा ब्लॉकर्स और एस्प्रिन। आल्सो थिंक ऑफ एस्थमा अगर प्रेजेंस ऑफ एटोपी, एक्जिमा या एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह दे दे। आल्सो थिंक ऑफ एस्थमा अगर FeV1 to FVC रेशियो लेस दैन 70% हो बिकॉज इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, ठीक है, और विच इज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव आफ्टर गिविंग ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है, वेयर एज इन COPD इट रिमेन लेस दैन 0.7 इवन पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ये डिफरेंस होता है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है वो इम्प्रूव कर जाता है इन एस्थमा आफ्टर गिविंग ब्रोंकोडायलेटर, जबकि COPD में नहीं करता। डायग्नोसिस किस तरह करते हैं हम एस्थमा की, स्पायरोमेट्री किया जाता है। फर्स्ट स्पायरोमेट्री पे हमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न दिखेगा, यानी FE1 to FVC रेशियो लेस दैन 70% या लेस दैन 0.7। आफ्टर द पेशेंट टेक्स अ ब्रोंकोडायलेटर, FE1 जो है वुड इम्प्रूव टू 25% या ग्रेटर दैन 12%। इम्पॉर्टेंट एंड आज प्रीवियसली इफ़ अ स्पायरोमेट्री इज़ गिवन, क्वेश्चन में दी गिवन हो एंड इट इज़ नॉर्मल बट यू विल सस्पेक्ट एस्थमा, द पेशेंट विल हैव एटोपी या कोई फैमिली हिस्ट्री होगी या इस क्लिनिकली एस्थमा, तो पीक फ्लो डायरी आपको चूज़ करना है, ठीक है। If you suspect asthma, to pick the investigation spirometry, or if spirometry is normal and asthma is still suspected, then peak flow diary आपको चूज़ करना है। To establish the diagnosis of asthma, spirometry, और जब आप सिम्टम्स वो स्पायरोमेट्री नॉर्मल हो लेकिन आप फिर भी सस्पेक्ट कर रहे हो एस्थमा, तो पीक फ्लो डायरी आपको चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद टिपिकल रिजल्ट्स इन एस्थमा क्या होता है, FE1 सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है और FVC नॉर्मल होता है, डैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न। तो FE1 to FVC रेशियो लेस दैन 0.7 आता है, बट इट इज़ रिवर्सिबल एंड इम्प्रूव विथ ब्रोंकोडायलेटर्स, वाइल इन COPD इट रिमेन लेस दैन 0.7 इवन आफ्टर पोस्ट ब्रोंकोडायलेशन। और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि एस्थमा को ख़राब कर सकती हैं, बीटा ब्लॉकर्स है इसमें एटिनालोल होता है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और जो बीटा एगोनिस्ट है सैल्ब्यूटामोल है, उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, सैल्ब्यूटामोल इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग ना, शॉर्ट साबा है वो, ठीक है, तो इसमें टेकीकार्डिया होता है। देन द केस इज़ अबाउट asthma, a 29-year-old patient present to the ED with wheezes and shortness of breath. He is an asthmatic and hypertensive and his GP has recently changed his medication, ठीक है, मतलब हाइपरटेंसिव है वो, ठीक है, और जो है आपके पास जो वो ये बिल्कुल अचानक से उसको वीज और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो हो सकता है वो फॉर हाइपरटेंशन क्या ले रहा हो, बीटा ब्लॉकर्स ले रहा हो, ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, एग्रीवेट कर सकता है एस्थमा को। देन द अदर केस हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।